Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel again. So this time we are studying objective theory, which is the fourth theory mentioned in the orientation of critical theories, the mirror and the lamp by M.H. Abrams. The very first theories, mimesis, pragmatic and expressive are already covered, and this time we are studying the fourth one. तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव थ्योरी क्या है. तो देखिए, पहले आप इस मॉडल को देखिए जो बनाया हुआ है ट्रायंगल मॉडल. इसमें आपने चार एलिमेंट्स दिख रहे हैं, है ना, कि जो एक वर्क है, एक ऑडियंस है, एक यूनिवर्स है, एक आर्टिस्ट है, एक ट्रायंगल शेप बन रही है बेसिकली. तो ये मॉडल क्या एक्सप्रेस करता है कि जो कभी वर्क होता है ना, जो भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट होता है, चाहे वो एक पेंटिंग है, चाहे वो नॉवल है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो एक पोइट्री है, वो जब भी बनती है, जब भी वो क्रिएट होती है, तो वो किसी न किसी चीज़ से ज़रूर रिलेट करती है. इन चारों एलिमेंट में से उसका रिलेशन किसी न किसी एलिमेंट से ज़रूर होता है. कि या तो वो अपने जो वर्क होता है वो अपने आप में यूनिवर्स को इमिटेट करेगी, वहाँ से इंस्पिरेशन लेगी, उसमें यूनिवर्स दिखाई देता है जो वर्क होता है, या फिर जो वो वर्क होता है उसका मेन फोकस होता है अपने ऑडियंस को प्लीज़ करना, यानी कि प्रैग्मेटिक. ठीक है, तो वो अपने ऑडियंस की तरफ ओरिएंटेड होती है. या फिर जहाँ कोई वर्क होता है वो उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है अपने आर्टिस्ट, उस आर्टिस्ट की फीलिंग्स, उसके इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करना, दैट इज़ एक्सप्रेसिव. ठीक है, उसका मेन फोकस होता है, ओरिएंटेड होती है वो वर्क किस तरफ, आर्टिस्ट की तरफ. अब इन तीनों के अलावा एक चौथा एलिमेंट है वर्क, जो ओरिएंटेड है खुद उस वर्क के ऊपर ही, यानी कि उस टेक्स्ट के ऊपर. अब इसको हमने समझना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम any critical theory can be focused on one of the four elements: author, audience, universe and work. When it comes to objective theory, जब हम objective theory की बात करते हैं, it focus on the work of art. वही वर्क ऑफ आर्ट के ऊपर फोकस करता है. द लिटरेरी टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होता है, जो पेंटिंग होती है, उस पर फोकस करता है. जो मीनिंग क्रिएट होता है वो खुद उस आर्टिस्टिक प्रोडक्ट से ही मीनिंग क्रिएट होता है कि आखिर ये किस तरह का वर्क है. दिस मीन्स दैट द थ्योरी गिव्स इम्पॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर, मतलब कि उस पोइट्री का स्ट्रक्चर, फॉर्म, स्टाइल, symbols, images and meaning found within the text itself without looking at the reader's reaction and historical or social background. Objective theory is closely related to new criticism. US से अर्ली, जो कि US में हुआ था स्टार्ट अर्ली 20th सेंचुरी में. फेमस क्रिटिक्स थे क्लिंट ब्रुक्स, W.K. विमसॉट एंड T.S. एलियट. ओके, तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव थ्योरी ये बोलती है कि जब भी आपको किसी वर्क को एनालाइज करना है, उसको आपने समझना है, तो आपने कैसे समझना है, आपने उस वर्क को ही स्टडी करना है. आपने अपने माइंड में राइटर की हिस्ट्री, राइटर के व्यूज़, या फिर ऑडियंस क्या चाहती है, क्या ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से वर्क लिखा गया है, नहीं, इन तीनों में से किसी भी चीज़ को नहीं प्रेफरेंस देनी है. नहीं प्रेफरेंस देनी, किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी है, तो आपने उस वर्क, उस आर्टिस्टिक प्रोडक्ट को ही प्रेफरेंस देनी है. मीन्स कि उसको स्टडी करिए. अगर एक पोइट्री है तो चेक करिए कि उसमें क्या राइम स्कीम है, क्या रिदम है उसकी, कैसे सिंबल्स यूज़ हुए हैं, कैसे वो लिटरेरी टर्म्स होते हैं ना, उन्हें कैसे यूज़ किया गया है, क्या वो सही यूज़ किए गए हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट हैं. और जब मीनिंग क्रिएट करना है तो उसी को समझे कि आखिर ये वर्ड क्या कहना चाहता है. इसको रिलेट मत करो, आउटसाइड वर्ल्ड से इसे रिलेट मत करो, बस वर्क को समझो. उसकी ये सब जो अगर एक स्टोरी है तो उसका नरेटिव स्ट्रक्चर चेक करो, प्लॉट सीक्वेंस चेक करो, कैरेक्टर्स चेक करो कैसे प्रेजेंट किए गए हैं. ठीक है, रियल वर्ल्ड से ना उसको रिलेट करें, ना राइटर की हिस्ट्री पढ़ें, सिर्फ वर्क को स्टडी करें. और ये ऐसा जो अप्रोच है ये रिलेट करता है न्यू क्रिटिसिज्म से, जो 20th सेंचुरी में अमेरिका में यूज़ शुरू हुई थी. और इसका रिलेशन और भी है एक फॉर्मलिस्टिक अप्रोच से, जो फॉर्मलिस्टिक अप्रोच जिसके बाद ही न्यू क्रिटिसिज्म आई थी, तो इसका रिलेशन उससे भी है. फॉर्मलिस्टिक अप्रोच के जो राइटर्स थे वो है विक्टर शक्लोस्वस्की एंड रोमन जैकॉब्सन, जो रशियन नेम्स हैं ये. एंड दे बिलीव दैट लिटरेचर शुड बी ट्रीटेड लाइक अ साइंटिफिक ऑब्जेक्ट. द इंटेंशनल पॉलिसी एंड says we should not judge a poem the post intention and effective policy. ओके, दो टर्म्स हैं, एक है इंटेंशनल पॉलिसी, एक है इफेक्टिव पॉलिसी. इंटेंशनल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जब हम एक वर्क को स्टडी करते हैं ना,
तो हम अपने माइंड में रखते हैं कि आखिर जो राइटर है ये क्या कहना चाहता होगा। हम पहले से ही सोच लेते हैं कि राइटर का ये मतलब होगा कहने का, और फिर कहीं ना कहीं हम वो जो मतलब है, वो जो थॉट है, उसको करेक्ट कर ही देते हैं उस एनालिसिस में। दूसरा है इफेक्टिव पॉलिसी। उसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी वर्क को स्टडी करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम अपने मन में रखते हैं कि आखिर जो रीडर है ये उसके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, कि वी शुड नॉट फोकस ऑन द रीडर्स फीलिंग्स, कि इसमें हम क्या फील करते हैं, कि मुझे ये पोइट्री कैसे लगती है, उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कि ना राइटर के पर्सपेक्टिव को देखो ना रीडर के पर्सपेक्टिव को देखो। तो क्या देखो, ये देखो कि वो वर्क ऑफ आर्ट इन सबसे अलग क्या बोलना चाहता है, क्या कहता है। की कॉन्सेप्ट जो इस वर्क में यूज हुए हैं, जो कि हैं फ्रॉम ओरिएंटेशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज, दैट इज फर्स्ट डेफिनेशन एंड अप्रोच। Objective theory is method that regards the work of art isolation without referring to external elements like the author और social context। वही चीज़ें हैं, बस जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है, क्योंकि ये उस टेक्स्ट में से ली गई है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये ऑब्जेक्टिव थ्योरी क्या बोलती है, कि जो वर्क ऑफ आर्ट है उसको आइसोलेशन में उसको स्टडी करो, सोशल सोसाइटी और ऑथर से मत रिलेट करो। एरिस्टोटल्स इन्फ्लुएंस किया है इसमें। Aristotle's poetics is seen as an early example of objective criticism. He isolated tragedy as a genre and studied in structure, plot, characteristics. Okay, इसमें बेसिकली क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव थ्योरी है ना, उसको कंपेयर किया गया है एरिस्टोटल की पोइटिक्स के साथ। एरिस्टोटल ने एक वर्क लिखा था पोइटिक्स, उसमें उसने क्या करा था, उसमें बोला था कि जो पोइट्री होती है वो कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी पोइट्री क्या होती है, एक अच्छी ट्रेजेडी क्या होती है। तो उसमें क्या करा था उसने ट्रेजेडी को आइसोलेट करके एक अलग जॉनर उसका क्रिएट कर दिया था, कि जो ट्रेजेडी है ना एक अलग जॉनर है, आइसोलेटेड है, ठीक है। और उसको स्टडी करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कैथारसिस प्रोड्यूस करना है, उसके प्लॉट पे ध्यान देना है, उसके कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। मीन्स बेसिकली उसने उसमें क्या करा था, उसमें ट्रेजेडी को आइसोलेट करके उसकी स्टडी करी थी। वैसे ही जब आपने ऑब्जेक्टिव थ्योरी को किसी वर्क पे अप्लाई करना है, तो आपने उस वर्क को आइसोलेट कर देना है, किसी चीज़ से रिलेट नहीं करना है, सिर्फ उस वर्क को स्टडी करना है, ठीक है। टर्म्स टू रिमेंबर, इस पूरे वर्क में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं वो है यूनिटी, ऑल पार्ट्स आर कनेक्टेड एंड नेसेसरी। जब भी कोई पोइम लिखी हुई है उसके के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। सेंट्रीपेटल, मीनिंग एंड एनालिसिस मूव इनवर्ड। जब आपने किसी वर्क को स्टडी करना है, किसी पोइम को स्टडी करना है और उसका मीनिंग फाइंड करना है, तो आपने बाहर की दुनिया में नहीं देखना है, उसको बाहर की दुनिया से रिलेट नहीं करना है। जब ऐसा नहीं करना है तो क्या करना है, आपने उसका मीनिंग अंदर ही ढूंढना है। यहाँ पे जो मीनिंग होता है वो इनवर्ड होता है, आउटवर्ड नहीं होता है। इनवर्ड इन अ सेंस कि इनटू द टेक्स्ट, ठीक है, वो आपने टेक्स्ट के अंदर ही मीनिंग फाइंड करना है। थर्ड इज सेल्फ डिटरमाइनिंग होल। द वर्क क्रिएट्स इट्स ओन मीनिंग एंड लॉजिक इंटरनली। जो वर्क होगा अपना मीनिंग अपना लॉजिक खुद क्रिएट करेगा। आर्ट्स फॉर आर्ट सेक, कि आर्ट लिखा हुआ है क्योंकि उसको लिखा जाना चाहिए था, उसका कोई ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को मोटिवेट करना था, मुझे अपना एक्सप्रेशन देना था तो लिखा नहीं। कुछ वर्क ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ लिखे जाते हैं बिकॉज दे was supposed to be written. Okay, the idea that a poem is written solely for itself, not to teach, moralize or reflect society, ठीक है, इसको emphasize नहीं करना है। फेमस फ्रेज है आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, supported by critics like Pope and other by new critics. मॉडर्न सपोर्टर्स, इस अप्रोच के ऑब्जेक्टिव थ्योरी के जो मॉडर्न सपोर्टर्स है 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी के सपोर्टर्स है वो है T.S. Eliot, जिन्होंने बोला था व्हेन वी आर कंसिडरिंग पोइट्री वी मस्ट कंसिडर इट प्राइमरली एज पोइट्री। अगर पोइट्री पढ़ रहे हो तो सिर्फ पोइट्री की तरह ही देखो, उसमें एनालिसिस मत डालो अपनी, ठीक है। उसको एनालाइज करने की, उसको अननेसेसरी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ ऐसे पोइट्री स्टडी करो। मैकलिश, अ पोम शुड नॉट मीन बट बी, कि कोई पोइम लिखी हुई है तो उसमें आप मतलब ढूंढने लग जाते हैं, कि मतलब मत ढूंढो उसका, जस्ट स्टडी अ पोइट्री एंड इफ इट प्लीजेस यू देन स्टे हैप्पी लाइक दिस, कि पोइट्री का मीनिंग मत ढूंढो, बस उसको समझो कि वो क्या है। देन जॉन क्राउ रैंसम, ही कॉल्ड फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द टेक्स्ट वर्क, मीन्स कि जो वर्क है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसका कहीं से कोई रिलेशन नहीं है। वेलक एंड वॉरेन, क्रिटिसिज्म शुड be deal with the
फॉर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटेंसिव फैक्टर्स, कि जब आपने क्रिटिसिज्म करनी है, किसी पॉइंट को एनालाइज करना है, क्रिटिसाइज करना है, तो आपने ऑथर के बायोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के साथ उसको नहीं रिलेट करना है. टू कंक्लूड ऑब्जेक्टिव थ्योरी सेज फॉरगेट द ऑथर, फॉरगेट द रीडर, फोकस ओनली ऑन द टेक्स्ट. All be all the meaning are already inside the literary text. It is about form, technique, language and symbolism. Basically अगर किसी वर्क को एनालाइज करना है तो उसकी फॉर्म देखो, उसके सिंबल्स देखो, लैंग्वेज देखो, ठीक है, एज पर दिस थ्योरी. थैंक यू.